हे गाइस, इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट के नए वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रीति। सो इट्स इंटरेस्टिंग। आज का जो नैरेटिव है वो है साउथ एशियंस रीडिफाइनिंग ड्रीम्स ऑफ अमेरिका। यहाँ साउथ एशियंस तो बस नाम के लिए ही है, लेकिन यहाँ पे बात इंडिया के बारे में ही की गई है। तो कुछ सालों पहले अमेरिका जो है वो एशियंस को कहता फिरता था कि अमेरिका आपको आपके ड्रीम को पूरा करने का पूरा चांस देगा। सुनने में ऐसा लगता था जैसे ये इंडियंस पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं, और हमारे यहाँ पे कुछ बेवकूफ ये बात मान भी लेते थे। ये बात सही है कि कुछ फील्ड में वहाँ पर ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है, बट विदाउट एशियन ब्रेन्स अमेरिका वुड हैव बीन नोवेयर। इसलिए वहीं के लोगों ने एक कहावत भी बनाया, देयर इज ऑलवेज एन एशियन स्मार्टर देन यू। आज जाके इस वीडियो में भी बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया गया है कैसे एशियंस, स्पेसिफिकली इंडियंस, अगर ना होते तो अमेरिका का ड्रीम ही पूरा नहीं होता। तो अगर वो इंडियंस को उनके छोटे छोटे ड्रीम पूरा करने में हेल्प कर रहे थे, तो बदले में वो अपना बहुत बड़ा ड्रीम पूरा करने के लिए उनके टैलेंट्स का यूज कर रहे थे। तो अमेरिका को ऐसे मसीहा समझने की कोई जरूरत नहीं है। वो जो भी कर रहा है अपने मतलब के लिए ही कर रहा है। और सुंदर पिचाई जैसे सीईओज और बहुत से टैलेंटेड लोग इंडिया में भरे पड़े हैं, जो दूसरों की कंपनी में सीईओ नहीं बने, बल्कि अपने दम पर बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करके अपना एक कंपनी स्टार्ट किया। बट एनीवे, इंडियन टैलेंट्स भी जो है वो जब अब्रॉड जाते हैं तो वहाँ एज अ सॉफ्ट पावर ही काम करते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दे डोंट फॉरगेट देयर रूट्स। तो चलिए हम वीडियो देखते हैं, फिर वीडियो खत्म होने के बाद मैं आपको काफी सारे इंटरेस्टिंग कमेंट्स पढ़ के सुनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। साउथ एशियन अमेरिकन यूएस में फास्टेस्ट ग्रोइंग एथिक ग्रुप में से एक है, और जैसे जैसे इस कम्युनिटी की रूट्स सेकेंड और थर्ड जनरेशन में गहरी होती जाती है, इसकी अचीवमेंट्स और कल्चरल बाउंड्रीज भी एक्सपैंड कर रही है। हमारे डैन बोल्स अमेरिकन ड्रीम को फिर से रीडिफाइन करने वाली हमारी नई सीरीज साउथ एशियन अमेरिकन को क्लोज से देखते हैं। कंट्री और दुनिया भर में लाखों लोगों के लिए हम एसेंशियली अपनी दो आइडेंटिटीज के बीच के गैप को कवर करते हैं। मैं ये फैक्ट जानती हूँ कि मैं बस अमेरिकन नहीं रहूंगी और मैं बस इंडियन नहीं रहूंगी। ये अमेरिकन ड्रीम्स को फिर से रीडिफाइन करता है कि इसका मतलब क्या हो सकता है। American dream by removing limitations on just what it can mean. और मुझे लगता है नेक्स्ट जनरेशन जो कर रहे हैं वो ये है कि वो उस आधार को कुछ कैटेगरीज से आगे एक्सपेंड कर रहे हैं और अमेरिकन तरीके को अपना रहे हैं, ये भूले बिना कि आप कहाँ से हैं। Forgetting where you're from. मुझे लगता है कि एसिमिलेशन और कल्चरल आइडेंटिटी के बीच एक थिन लाइन है। The concept of assimilation and hanging on to that cultural identity. I struggle. मैं बहुत स्ट्रगल करती हूँ क्योंकि मेरी और मेरी फैमिली और मेरे फेथ और मेरे रीजन के बहुत सारे कल्चरल एस्पेक्ट्स हैं। My faith and my religion. कल्चरल आइडेंटिटी की एक नई जनरेशनल जर्नी। हमारे पास स्ट्रेस और रिफ्लेक्ट करने के लिए बहुत टाइम था। इसलिए हम कौन हैं, हम यहाँ क्यों हैं, हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है। मुझे लगता है कि आइडेंटिटी का रिफ्लेक्शन बाहर आ रहा है। साउथ एशियन अमेरिकन कौन है, इसकी कहानी यहाँ बेस्ड है। हम साउथ एशियंस हैं, हम सभी इंडियन सब कॉन्टिनेंट से हैं, लेकिन आप श्रीलंका से हो सकते हैं, आप पंजाब, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, तिब्बत, इन सभी कंट्रीज से हो सकते हैं। इसका मतलब ये भी है कि अमेरिकन सॉइल पर स्टेरियोटाइप्स के पापों को स्वीकार करना। Stereotypes on American soil. आपकी पिटी कैंडी कितने की है? सरप्राइजिंगली एक्सपेंसिव है। सिम्पसन पर पॉपुलराइज्ड हू कैरेक्टर शायद पॉप कल्चर में सबसे ज्यादा डिबेटेड एग्जांपल है। हम सभी को रेशियल प्रोफाइलिंग के साथ सेम प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। होबोकेन के रवि बाला सिख धर्म के पहले व्यक्ति हैं जो न्यू जर्सी में मेयर चुने गए, और उनका जन्म और पालन पोषण गार्डन स्टेट में हुआ। उनके पेरेंट्स इंडिया से आकर बस गए। उनकी फैमिली को एक कल्चर शॉक का सामना करना पड़ा जब उनके डैड से पेन स्टेट में जाने से पहले उनके टर्बन को उतारने का रिक्वेस्ट किया गया था, और उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने ये डिसाइड किया कि एक साउथ एशियन होने और एक सिख होने और एक सक्सेसफुल अमेरिकन होने के बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। पॉलिटिक्स में बाला का पोस्ट सेकेंड जनरेशन के साउथ एशियन अमेरिकन का एक एग्जाम्पल है, जो अपने पेरेंट्स की कल्पना से आगे एक नया रास्ता तैयार कर रहे हैं। इमिग्रेंट्स के रूप में जब आप यहाँ आते हैं तो आप सेफ लाइन्स में रहने की कोशिश करते हैं, और सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, प्रेस्टीज के लिए सबसे फास्ट तरीका क्या है? एक तरह से ऊपरी परिवर्तन। डॉक्टर, लॉयर या इंजीनियर। मोना पटेल, जिनके पेरेंट्स भी इंडिया से आकर यहाँ बस गए थे, उन्हें पता होगा कि वो एक फॉर्मर नासा इंटर्न है। मेरी ग्रैंडमदर को इसके बारे में सोचने का भी मौका नहीं मिला होगा। उन्होंने मेडिसिन या एरोस्पेस साइंस में अपना करियर नहीं बनाया। उन्होंने कई कंपनीज की स्थापना की, जिसमें नाइक जैसे क्लाइंट्स के साथ मार्केटिंग फर्म्स भी शामिल हैं, जो अब एक प्ले राइट है। और पैंडेमिक से पहले Playwright and before the pandemic,
एक इंडियन चाइल्ड होने के नाते मुझे कहा गया कि मुझे डॉक्टर बनना चाहिए था। वो एक एविड पब्लिक स्पीकर थी। एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस वुमेन के रूप में उनका एक्सपीरियंस कल्चरल जेंडर स्टैंडर्ड्स के लिमिट्स को बढ़ाता है। स्ट्रॉन्ग वुमेन्स जिन्होंने दिखाया कि वो इक्वेलिटी पसंद करती है और उसकी उम्मीद करती है, तो मुझे लगता है कि वहाँ कुछ डायनामिक्स हैं जो अभी भी खुद काम करती है। are still working themselves out. अब उस ग्रुप में यूएस में रहने वाले 5.4 मिलियन न्यू साउथ एशियन अमेरिकन हैं। भारत से आने वाले लोगों का मीडियन इनकम लगभग $100,000 पर ईयर है, जो नेशनल एवरेज से करीब 20,000 ज्यादा है। than the national average. कुछ भी मैजिकल नहीं है। यहाँ कुछ भी जेनेटिकली सुपीरियर या कल्चरली सुपीरियर होने के बारे में नहीं है। संजय मिश्रा ड्रू यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर हैं। वो 1960 के दशक के यूएस इमिग्रेशन पॉलिसी को आज की इकोनॉमिक सक्सेस का कारण मानते हैं, Economic success today. जो वास्तव में हाई एजुकेशन प्राप्त लोगों को लाने पर फोकस करते हैं। On bringing in people who have high education. एक बार जब आप अमेरिकन सोसाइटी के मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास पार्ट से जुड़ जाते हैं, तो आपके या आपके बच्चों के लिए आगे बढ़ना आसान हो जाता है। You or your children to actually move up. Hello and welcome. यास्मीन वरानी का पॉडकास्ट ब्राउन कलर्ड ग्लासेस विकसित हो रहे एटीट्यूड्स के साथ संघर्ष कर रहे ट्रेडिशंस को क्लोजली देखते हैं। उन्होंने जॉर्ज फ्लॉयड प्रोटेस्ट के बाद अपनी आवाज उठाने की कोशिश की। To find her own voice on race. हम कैसे बयानबाजी को बदलना शुरू कर सकते हैं, स्पेशली यूएसए में रहने वाले सेकंड और थर्ड जनरेशन के साउथ एशियन अमेरिकन के रूप में। South Asian Americans living in the USA. सभी अपने रूट्स से चिपके हुए हैं और उनकी फैमिली सिर्फ न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रही है। Nowruz, the Persian New Year. कोई भी ऐसा नहीं करना चाहता था, इसलिए ये एक इमिग्रेंट्स के हाथों में आ जाता है और इस तरह से नीचे चला जाता है। हॉलीवुड भी स्टार्स और नॉन क्लिच रोल्स अपना रहे हैं। ये क्लियर है कि ये बदलाव की शुरुआत है। It's clear there is the beginnings of change. हम बहुत दूर आ गए हैं, लेकिन इसमें बहुत टाइम और एफर्ट्स लगा है और अभी भी हमें बहुत कुछ करना है। त्रिशा शकुजा वालिया ये सब देख रही है। वो ब्राउन गर्ल मैगजीन.com की सीईओ और को फाउंडर है, जो साउथ एशियन अमेरिकन लाइफ्स के बारे में जानकारी देने वाली एक वेबसाइट है। वो जानती है कि सिर्फ 31 साल की उम्र में ये जर्नी अभी खत्म नहीं हुई है। She knows this journey is far from over. और मैं साउथ एशियन कम्युनिटी को साइडलाइन से बढ़ते हुए देखने के लिए काफी ग्रेसफुल रही हूँ और मुझे पता है कि हमें अपने लिए उस रिप्रेजेंटेशन को वास्तव में तराशने के लिए क्या करना पड़ा है। representation for ourselves. और क्वीन सिटी में साउथ एशियन अमेरिकन की सबसे बड़ी पॉपुलेशन है और ये वो जगह भी है जहाँ हमने पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए प्रोग्रेस देखी है। पिछले साल 2 इंडियन अमेरिकन न्यूयॉर्क स्टेट असेंबली के लिए चुने गए थे। पहले साउथ एशियन जिन्होंने स्टेट लेजिस्लेचर के लोअर हाउस में वोट किया था। The state legislature. Dan Bowens, Fox 5 News. तो पहला कमेंट है डी। इन्होंने लिखा है साउथ इंडियंस सक्सेसफुल, प्राउड और हम्बल लोग होते हैं। फिर डेविड डार्डन ने लिखा है साउथ एशियंस अमेरिका में अमेरिकन डाइवर्सिटी के लिए एक अच्छी बात है। बहुत खुशी की बात है कि अमेरिका एक ऐसी कंट्री है जहां डाइवर्सिटी देखने को मिलता है। वो बहुत ब्यूटीफुल, हैंडसम और इंटेलिजेंट लोग हैं साउथ एशिया से। वे सिचुएशन को अच्छी तरह ऑब्जर्व भी करते हैं फ्रॉम यूएस। फिर अगला कमेंट है आक्रब एमएलयू। इन्होंने लिखा है यूएस और यूके में सिर्फ इंडियन अमेरिका ही रिच और समृद्ध है, ना कि पूरे साउथ एशियंस। फिर आर्नोल्ड टेरस ने लिखा है ज्यादातर यंग इंडियन अमेरिकन लेफ्ट विंग और प्रो इस्लाम होते हैं और उनमें से बहुत सारे पाकिस्तान को लेकर न्यूट्रल होते हैं या उनके लिए सिंपैथी दिखाते हैं, जो उन्हें मोस्ट ऑफ इंडियन यंगस्टर्स के अपोजिट साइड में रखता है। जैसा इन्होंने कहा ज्यादातर, लेकिन मुझे लगता है 50-50 होते हैं। देखिए, ये वो इंडियंस है जो पले बड़े तो इंडिया में हैं, लेकिन फॉरेन कंट्री में जाने के बाद अपने बेस को भूल जाते हैं, जो अमेरिका जाकर वहीं की बोली बोलते हैं और पाकिस्तान को सिंपैथी दिखाते हैं। लेकिन कुछ इंडियन ऐसे नहीं होते जो फॉरेन कंट्री जाकर अपने देश को भूल जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं भले ही वो आज यहाँ रह रहे हैं, लेकिन जन्मभूमि तो उनकी इंडिया ही है और वो अपने रूट्स भी कभी नहीं भूलते। फिर ऋषित ने लिखा है वाई साउथ एशियंस, वाई नॉट जस्ट मेंशन इंडियन। दूसरे साउथ एशियंस ग्रुप अलग है और उनके अचीवमेंट्स भी। फिर अगला कमेंट है डबल स्लिट फैटर्न। इन्होंने लिखा है होल्ड ऑन, मुझे लगता है फॉक्स 5 एक बड़ा चैनल है और फिर भी वो पंजाब को अलग कंट्री बताने जैसी इडियोटिक बातें करते हैं। किसी सिख के सामने ऐसे शब्द मत बोलना, वरना तुम हॉस्पिटल पहुंच जाओगे। वो बहुत देशभक्त होते हैं। बात तो बिल्कुल सही कही है। इसी से पता चलता है कि इंडियंस के बिना इनका कुछ नहीं हो सकता। इतना बड़ा चैनल होकर भी इन्हें इतनी सी बात नहीं पता। वैसे मैंने काफी ऐसे YouTube वीडियोस पर देखा है जहां अमेरिकन बच्चों और इंडियन बच्चों को कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है तो अमेरिकन अच्छे से जवाब नहीं दे पाते।
हमारे यहाँ के बच्चों की ज्योग्राफी स्ट्रांग होती है और एजुकेशन बेस भी बहुत स्ट्रांग होता है। और इनको देखिए, इतना भी नहीं पता पंजाब एक कंट्री नहीं है बल्कि इंडिया का ही एक पार्ट है। फिर रिकी बेयप ने लिखा है, साउथ इंडियंस ने डेफिनेटली इसे बड़ा किया है। दक्षिणी हिस्से से इंडियन टेक और आईटी सर्व चलाते हैं, बहुत सारे मेडिकल प्रोफेशनल्स या डॉक्टर्स, बिजनेस के मालिक, जबकि इंडिया में उन्हें नीचे देखा जाता है। वो नॉर्थ इंडियन लोग से बेटर कर रहे हैं। बात ये नहीं है कि इंडिया में उन्हें नीचा देखा जाता है, बात यह है कि आपको फॉरेन कंट्रीज में पैसे ज्यादा मिलते हैं। लेकिन पीपीपी, परचेसिंग पावर पैरिटी, इसके बारे में तो सभी को पता होगा। जो चीज इंडिया में आप 100 रुपीज की खरीदते हैं, वही चीज यूएस में आपको अराउंड 227 रुपीज की होगी। तो वहाँ कॉस्ट ऑफ लिविंग काफी हाई है इंडिया के बदले। पैसे देखकर चले तो जाते हैं लोग, लेकिन वहाँ सरवाइव करना काफी मुश्किल हो जाता है। अगर आप इंडिया में दिन का 100 रुपये भी कमा रहे हैं तो कम से कम गुजारा तो हो जाएगा। लेकिन लोगों को लगता है सैलरी कम है, लेकिन लोग ये नहीं समझते फॉरेन कंट्रीज में पैसे ज्यादा कमाकर उन्हें खर्च भी तो 2 गुना करना पड़ रहा है। फिर अगला कमेंट है रॉबर्ट फॉर वर्क। इन्होंने लिखा है, इंडियंस में सबसे अच्छी फैमिली कल्चर है, इसलिए इंडियन बच्चे अपने असली माँ और पिता के साथ बड़े होते हैं। कोई डिवोर्स नहीं, कोई सौतेला माँ या पिता नहीं, और ना ही हर हफ्ते किसी की माँ का बॉयफ्रेंड चेंज होता है। माता पिता अपने बच्चों के लिए वो हर कुछ करते हैं जो वो कर सकते हैं, ना कि उन्हें कार खरीदने के लिए कहें या 18 साल होने पर उन्हें बाहर फेंक दे या फिर उनके कॉलेज की फीस उन्हीं से दिलवाएं। इसलिए यूके में कई पाकिस्तानी गैंग्स हैं, लेकिन एक भी इंडियन गैंग नहीं। यही कारण है कि अमेरिका में चाइनीज गैंग, वियतनाम गैंग, लाओस गैंग है, लेकिन इंडियन गैंग नहीं। इंडियंस कार नहीं चुराते, किसी को किडनैप नहीं करते या किसी को रेप नहीं करते, और ना ही किसी को जान से मारते हैं, जैसे अमिश गर्ल की पाकिस्तान में हुई और मौलिक गर्ल की टेक्सास में। लेबनीज और अफ्रीकन ऑस्ट्रेलिया में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, ना कि इंडियंस। इंडियंस को कभी भी अमेरिका में अदर माइनॉरिटी ग्रुप्स के साथ ग्रुप नहीं बनाना चाहिए। इंडियंस को इंडियंस के रूप में अपने खुद के ग्रुप क्लासिफिकेशन की जरूरत है, हर जगह, स्कूल, जॉब्स, गवर्नमेंट आईडी और सर्विसेज में भी। तो आज का वीडियो मैं यहाँ पे खत्म करूंगी और मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।